हम पढ़ रहे हैं लूसेंट हिस्ट्री। अब इसमें है पार्ट 16 जिसमें हम फॉरेन इन्वेजन्स की बात कर रहे हैं कि एंशिएंट भारत में फॉरेन इन्वेजन्स कब कब हुए, पहली बार कब हुआ, फिर कब कब हुए। और ये जो है ज़्यादातर जो ये डाटा है ये आर्यन इन्वेजन के बाद का है, जो है आर्यन इन्वेजन्स के बाद मतलब वैदिक पीरियड के बाद। तो इसका मतलब है महाजनपदास और वैदिक पीरियड के एंड के टाइम पे जो इन्वेजन स्टार्ट हुए। तो अब इसी की स्टडी हम करने जा रहे हैं फॉरेन इन्वेजन्स में। तो सबसे पहला इन्वेजन है ईरानियन या पर्शियन इन्वेजन, जिसे कहते हैं डायरस इन्वेजन 518 BC। 518 BC का मतलब क्या है कि ये हरंके डायनेस्टी बिम्बिसारा के टाइम पीरियड का, जब बिम्बिसारा था उस समय नॉर्थ वेस्ट में जो है डायरस का इन्वेशन हुआ। डायरस इन्वेशन जो कि ईरान से लेता है, तो ईरान का पर्शियन इन्वेशन, इसे क्या कहते हैं पर्शियन इन्वेंशन नहीं इन्वेजन, पर्शियन इन्वेशन, ईरानियन इन्वेजन, और ये क्या डायरस इन्वेजन 518 BC। तो ये जो किंग है इनका नाम है डायरस वन, और ये जो है एक्केमेडियन रूलर थे। क्या थे? एक्केमेडियन रूलर ऑफ ईरान या पर्शिया, मतलब इनकी डायनेस्टी के एक्केमेडियन। जैसे यहाँ पे बिम्बिसारा की डायनेस्टी हरंकिया है, वैसे डायरस वन जो थे एक्केमेडियन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे ईरान में, जिसे पर्शिया भी कहते थे। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर एट द सेम टाइम, जैसे मगध प्रिंस ने अपना करा था। और ही टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल डिसयूनिटी ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया। और इसने फ़ायदा किसका बनना है? पॉलिटिकल डिसयूनिटी का। वहाँ पे छोटे छोटे टेरिटरीज थी तो उनके बीच आपस में युद्ध रहता था, तो उसी का बेनिफिट उठा के इसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पे जो है अटैक किया था। कौन है? डायरस वन द एक्केमेडियन रूलर, इसे कहते हैं एक्केमेडियन रूलर डायरस वन। दराया बाहू, भारत वाले बोलते हैं इसे दराया बाहू। इन्होंने पेनिट्रेट किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 518 BC, वेरी इंपॉर्टेंट डेट 518 BC। और इन्होंने एनेक्स कौन कौन सी जगह करी थी? पंजाब, वेस्ट ऑफ इंदस एंड सिंध, पूरा सिंध ले लिया था। पंजाब जो वेस्ट है, इंदस के वेस्ट में जो पंजाब है वो पूरा पंजाब लिया था, सिंध लिया था, इसको एनेक्स कर लिया था। और वो बन गया था 28th प्रोविंस, जिसे छतरापी प्रोविंस को ईरान में कहते हैं छतरापी। ये 20वीं छतरापी बन गई थी ईरान की। और इस तरह से ईरान के एम्पायर में टोटल 28 क्या बन गए थे? एम्पायर। ईरान में जो है टोटल एम्पायर में 28 प्रोविंसेस या छतरापी बन गए थे। ये डायरस वन थे। और ये जो प्रोविंस है 20th प्रोविंस था, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल था। और 360 टैलेंट गोल्ड एज रेवेन्यू यहाँ से आता था। 360 डिग्री, एक चक्कर काट लो, 360 डिग्री टैलेंट गोल्ड जो है यहाँ से रेवेन्यू आता था। द इंडो अरानियन कॉन्टैक्ट फिर उसके बाद 200 साल तक लास्ट किया, वो 200 ईयर्स। तो ये कौन है? किंग डायरस वन 518 BC, किंग डायरस वन, एक्केमेडियन रूलर ऑफ पर्शिया ईरान, जिन्होंने जो है भारत में सर्वप्रथम अटैक किया था। कोई फॉरेन शक्ति जिसने सर्वप्रथम भारत पर अटैक किया था वो डायरस वन है। डायरस वन ईरानियन रूलर 518 BC। ठीक है। अब इफ़ेक्ट क्या हुआ ईरानियन इन्वेजन का? पहला, इट गेव इम्पेटस टू इंडिया ईरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडिया और ईरान के बीच ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा। दूसरा, थ्रू द ईरान ग्रीक को भारत के बारे में पता चला उसकी ग्रेट वेल्थ के कारण, और इसके कारण अलेक्जेंडर का इन्वेजन जो है भारत हो पाया। ईरानियंस के कारण जो है ग्रीक्स को जो है भारत के बारे में पता चला। तीसरा, ईरानियन स्क्रिप्ट्स ब्रॉट इनटू इंडिया अ फॉर्म ऑफ राइटिंग विच कैन बी नोन एज खरोस्ती स्क्रिप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अशोका ने जो है खरोस्ती स्क्रिप्टें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे चिपका रखी हैं, वो कहाँ से आई? तो ये ईरानियन लाए हैं खरोस्ती स्क्रिप्ट। तो इनके जो स्क्रिप्ट्स थे, ईरानियन के जो स्क्रिप्ट्स थे वो अपने साथ लेके आए खरोस्ती स्क्रिप्ट। भारत की तो स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट, पर जो ईरान की स्क्रिप्ट थी वो खरोस्ती स्क्रिप्ट थी, वो लेके आए। और इट इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, इसमें क्या होता है? राइट से लेफ़्ट लिखा जाता है। इन अरेबिक भाषा में राइट से लेफ्ट, खरोस्ती स्क्रिप्ट क्या होती है? अरेबिक भाषा की राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है इसमें। अब है ईरानियन इन्फ्लुएंस ऑन द मॉडर्न स्कल्पचर इज क्लियरली परसीएबल स्पेशली इन द बेल शेप कैपिटल। मॉडर्न्स में जो है उनका इन्फ्लुएंस स्कल्पचर्स में हम देख सकते हैं, जैसे बेल शेप्स को। ईरानियन इन्फ्लुएंस में ऑल्सो भी ट्रेस इन द प्रेम्बल ऑफ अशोक एडिक्ट एज वेल एज इन सर्टेन वर्ड्स यूज इन देम। तो ईरानियन इन्फ्लुएंस हम मौर्यन एम्पायर में दे सकते हैं उनके स्कल्पचर में, जैसे बेल फॉर्म में और प्रियम्बल ऑफ अशोका एडिक्ट में, और काफ़ी शब्दों का प्रयोग भी जो किया गया है वो ईरानियन इन्फ्लुएंस से है। अब दूसरा जो पहला था ईरानियन पर्शियन इन्वेजन, अब दूसरा जो है वो है मैसेडोनियन इन्वेजन, अलेक्जेंडर इन्वेजन 326 BC का। अलेक्जेंडर इन्वेजन कब है? 326 BC का। अब ये इमेज है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। ये ग्रेट किंग और जनरल थे जिन्होंने पर्शिया को कॉन्कर किया था, मतलब डायरस वन की सत्ता
पर्शियन रूल की सत्ता इन्होंने मैसेडोनियन रूल मतलब ग्रीक्स ने अपने अंडर मिला दी थी अंडर अलेक्जेंडर द ग्रेट। इन 4th सेंचुरी BC, ये 4th सेंचुरी BC के हैं। ग्रीक्स एंड द इरानियन फॉट फॉर सुपरमेसी ऑफ द वर्ल्ड। ग्रीक और ईरान के बीच युद्ध हुआ 4th सेंचुरी BC में। अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया द ग्रीक फाइनली डिस्ट्रॉयड द ईरान एम्पायर। अलेक्जेंडर सक्सीडेड हिज फादर फिलिप, इनके पिताजी का नाम था फिलिप। अभी जो चार्ल्स है राजा UK का, उसके भी पिताजी का नाम था फिलिप। तो अलेक्जेंडर के सक्सीड किया अपने फादर को फिलिप को टू द थ्रोन ऑफ मैसेडोनिया। उस समय वो सिर्फ 20 साल के थे। From his very childhood, he used to dream of world conquest. He quickly conquered many areas. वो हमेशा से जो है conquest की बात सोचते थे बचपन से। As a preliminary step to conquer India, the Kabul Valley and the hilly area of northwest frontier was conquered, and he reached Ohind near Attock in 326 BC. तो भारत को फतह करने के सपने को देखते हुए इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है काफ़ी जगहें जीती, जैसे काबुल की वैली जीती और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सिंध ये सब जीता, और ये पहुँच गए ओहिंद नियर अटॉक। ओहिंद नियर अटॉक 326 BC में, 326 BC में ये पहुंच गए ओहिंद अटॉक। द रूलर ऑफ तक्सीला, तक्सीला कहाँ का था, गांधारा ये राजधानी। द रूलर ऑफ तक्सीला एंड अभिसारा सबमिटेड बट पोरस रिफ्यूज टू डू सो। पोरस ने तो मना कर दिया, मैं ना झुकूंगा, पर तक्सीला और अभिसारा के राजा उसके आगे झुक गए। अलेक्जेंडर देन क्रॉस्ड द झेलम बाय ट्रिक, वो झेलम को क्रॉस किया और पोरस को डिफीट किया इन द बैटल दैट फॉलोड, बट अलेक्जेंडर ट्रीटेड हिम वेरी जेनरसली फॉर हिज ब्रेवरी। इसे क्या कहते हैं, बैटल ऑफ वितस्ता या मॉडर्न झेलम। इसे बैटल ऑफ वितस्ता या मॉडर्न झेलम कहते हैं, और ग्रीक में कहते हैं बैटल ऑफ हाइदस पीस, ग्रीक कहते हैं 326 BC। ये अलेक्जेंडर और पोरस की हुई जो लड़ाई ये 326 BC में हुई, और ये कहाँ पे ग्रीक भाषा में कहते हैं बैटल ऑफ हाइदस, और भारत में कहते हैं बैटल ऑफ वितस्ता या फिर मॉडर्न झेलम। दिस वॉज हाउ इंडिया वर डिफीटेड बिकॉज ऑफ द डिसयूनिटी, अपनी डिसयूनिटी का डायरस वन से भी डिसयूनिटी से हारे, अभी भी ये डिसयूनिटी से हारे, और आज भी हमारे देश में डिसयूनिटी चल रही है, हर समय टेंशन। कभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे तो यकीन ही नहीं करना चाहता है कोई। चलो पर जो भी है, आफ्टर अ ब्रिलियंट विक्ट्री एट सक्काला द ग्रीक फोर्सेस रीच्ड ब्यास। फिर ये ब्यास पहुँचे। अलेक्जेंडर हैड टू रिटर्न फ्रॉम देयर प्लेस एज ए सोल्जर रिफ्यूज टू गो एनी फर्दर। अब अलेक्जेंडर को वापस रिटर्न करना, सोल्जर ने कहा हम तो आगे ना जाएंगे। द बैटल ऑफ झेलम एंड सकाला हैड ओपन हिज आइज एज दे वर अफ्रेड ऑफ द ग्रेट मगध एम्पायर अक्रॉस द ब्यास। अब ब्यास से आगे जाने की उनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मगध एम्पायर के बारे में सुना था, और इसलिए वो आगे नहीं गए। आफ्टर मेकिंग सम एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट आफ्टर द कॉन्करिंग टेरिटरी, अलेक्जेंडर वापस चले गए सितंबर 325 BC में वापस चले गए। आफ्टर रीचिंग बेबलियन 323 BC में बेबलियन पहुँचे। ही डाइड एट द एज ऑफ 33, वो बेचारे उनकी मृत्यु हो गई 33 एज की BC में, 33 एज में। मैंने किसी और का भी पढ़ा था जो 32 ईयर्स की एज में मर गए थे। मैंने कहा था यार इन्होंने इतना काम कर दिया और फिर 32 साल की उम्र में निकल भी गए, और हम जो है 33 के हैं और अभी तक पढ़ ही रहे हैं, और नौकरी का कोई अता पता नहीं है। कौन थे वो महापुरुष याद नहीं आ रहा है, पर ये जो है 33 ईयर्स की एज में मर गए। इतना सब फतह करके 33 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई मैसेडोनिया में, बेबलियन में 323 BC में। When Alexander died, no one was able to keep newly won empire together, and after years of war among his generals, it was split into small kingdoms: Macedonia, Babylonia, Egypt. अब क्या हुआ, ये जितना बड़ा किंगडम अलेक्जेंडर ने बनाया था मैसेडोनिया का, वो जो है छोटे किंगडम में टूट गए जनरल्स के आपस में युद्ध होके, और वो मैसेडोनिया 3 में डिवाइड हो गया, मैसेडोनिया, बेबलियन और इजिप्ट। ठीक है, तो इजिप्ट जो है मैसेडोनिया एम्पायर का है। ठीक है, मैसेडोनिया, बेबलियन, इजिप्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें 3 जो मुझे पता ही नहीं था कि जो मैसेडोनिया था ये बहुत बड़ा था। ठीक है, इसमें सिर्फ ग्रीस नहीं था, इसमें बेबलियन था, मैसेडोनिया था और इजिप्ट वाला एरिया था। अब ये जो है जब अलेक्जेंडर की डेथ हो गई तो ये 3 में डिवाइड हो गया, मैसेडोनिया, बेबलियन, इजिप्ट। अब इफेक्ट क्या है अलेक्जेंडर इन्वेजन का? पहला, बोथ लैंड और सी रूट्स का पता चल गया इंडिया और यूरोप के बीच का, और जिससे जो है दोनों आपस में और ज़्यादा कनेक्ट हो पाए। दूसरा, इनडायरेक्ट इन्वेंशन मेड पॉसिबल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडो बैक्टीरियन इंडो पार्थियन स्टेट। इससे इंडो बैक्टीरियन इंडो पार्थियन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, और इससे जो है गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर, एस्ट्रोनॉमी, कॉइनेज सभी में जो है इम्पैक्ट पड़ा।
ठीक है। गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर, एस्ट्रोनॉमी, कॉइनेज, इस सब में इम्पैक्ट पड़ा। इन्वेजन ओपन आइज ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस टू द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिफाइड एम्पायर। इससे जो है भारतवासियों को समझ में आया कि यूनिफाइड एम्पायर होना कितना ज़रूरी है। और डेट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेंशन जो है फर्स्ट रिलायबल डेट है, जिससे कि इंडियन हिस्ट्री को सॉल्व, क्रोनोलॉजी की इशू को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। तो अलेक्जेंडर डेट ऑफ इन्वेंशन जो है पहली ऐसी डेट है जिससे हम जो है इंडियन हिस्ट्री क्रोनोलॉजी को सॉल्व कर सकते हैं। 326 BC था। ठीक है, अब ये हो गया अलेक्जेंडर इन्वेंशन। तो दो हैं, पहला था ईरानियन इन्वेंशन जो 518 BC में, और फिर 326 BC में हुआ था अलेक्जेंडर इन्वेंशन।